हेलो दोस्तों, आज हम विकास संश्लेषण में एक नया टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो है आपके पास में C4 साइकिल। क्या है? C4 चक्र। देखो, इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में स्टार्ट किए थे। मैकेनिज्म में देखा कि लाइट रिएक्शन कैसे होती है, लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल का उत्तेजन या सक्रियण कैसे होता है। उसके बाद में डिस्कस किया था फोटोफॉस्फोराइलेशन को। उसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार से ही हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन को रीड किया। वहां पर आपके पास में एटीपी बना था, NADPH2 बना था, और साथ में उत्पाद के रूप में क्या बनी थी? जल के हेड फोटोलाइसिस से आपके पास में क्या मिला था? ऑक्सीजन गैस मिली थी। ये सब चीजों को अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद में मैंने डायरेक्ट रिएक्शन स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में, और डायरेक्ट रिएक्शन में देखा कि स्ट्रोमा भाग में ये संपन्न होती है। और स्ट्रोमा भाग में जो मुख्य चक्र चलता है वो था C3 साइकिल, जिसको केल्विन और बेंसन ने बताया था। C3 साइकिल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार होता है, इस चीज को हमने देख लिया था। और वहां पर देखा था कि वहां जो इम्पोर्टेंट एग्जाम जो आपके पास में एंजाइम था वो रूबिस्को था। और रूबिस्को जो एंजाइम होता है वो प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है या प्रोटीन है। तो उसके द्वारा यहाँ पे CO2 का स्थिरीकरण हुआ, और CO2 के अपचयन के द्वारा अपने को क्या मिल गया था? ग्लूकोज मुख्य उत्पाद के रूप में, या जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो मुख्य उत्पाद के रूप में अपने को मिल गया था। और मैंने कहा इस क्रिया में 54 ATP खत्म हुए थे, 18 ATP प्लस 12 NADPH2 का यूज हुआ था। ये सब चीजें हमने देख ली है। अब यहाँ सहकारक साइकिल स्टार्ट करेंगे, और सहकारक साइकिल का मतलब ये होता है कि मेन साइकिल के अलावा एक और साइकिल चलता है CO2 के स्थिरीकरण के, वो है C4 साइकिल। तो C4 साइकिल को आप H और स्लेश साइकिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? H व स्लेश चक्र। तो ये H और स्लेश चक्र भी कहलाता है। कारण क्या है कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था। देखो, C4 साइकिल की बात करूं मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सहकारक साइकिल है या वैकल्पिक पथ है। कैसा है? वैकल्पिक पथ है आपके पास में। साथ में आपके पास में बात की जाती है तो क्रोटचेव नामक वैज्ञानिक है। तो ये क्रोटचेव नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यहाँ पर अध्ययन करके ये बताया कि CO2 के स्थिरीकरण के समय प्रथम जो कार्बन बनता है, स्थायी पदार्थ बनता है, वो 4 कार्बन का बनता है। इन्होंने बताया कि प्रथम स्थायी पदार्थ कितने कार्बन का बनता है? 4 कार्बन का। और ये 4 कार्बन का आपके पास प्रथम स्थायी पदार्थ है। क्या ये प्रथम स्थायी पदार्थ है? और ये प्रथम स्थायी पदार्थ 4 कार्बन का कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर इसके बाद देखते हैं, नाम आता है जिनका नाम लिखा हुआ है साइकिल में, H व स्लेश। इन्होंने ही इस चक्र का पूरा पाथवे बताया। तो ये पाथवे बताने का जो काम किया तो वो किसे किया? H और स्लेश। इनके नाम के आधार पर ही चक्र को अपन क्या कहते हैं? H स्लेश साइकिल कहते हैं। अब देखो, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। परंतु बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। 2 COOH समूह प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है कितने? 2। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? DCA साइकिल भी कहते हैं। क्या नाम आया इसका? इंपॉर्टेंट नाम DCA साइकिल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। क्या बोलेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये DCA चक्र आपके पास में कहलाएगा, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का था उसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं प्रेजेंट है। अब उसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो H और स्लेश ने इस साइकिल का अध्ययन किया वो गन्ना में किया। आपके पास में गन्ने का मुख्य रेशो आता है गन्ना और मक्का का। तो गन्ने में इसको खोजा इन्होंने, शुगर केन में। तो पूरा का पूरा आपके पास में इसका पथ बताया इन्होंने कि किस प्रकार ये साइकिल संपन्न होता है। अगर मैं कहूं जिसमें C4 आपके पास में चक्र चलता है वो प्लांट C4 प्लांट कहलाता है। क्या कहलाते हैं? C4 प्लांट। जिन पौधों में C4
जो साइकिल चलता है उनको C4 पादप कहते हैं। और C4 पादप में मुख्य रूप से क्या आता है, एक बीजपत्री पादप। देखो यहाँ पे बोलेंगे एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप की जो फैमिली है मुख्य ग्रेमिनी व साइप्रेसी। कौन सी है, ग्रेमिनी और साइप्रेसी। तो ये जो साइकिल चलता है मुख्य रूप से किसमें चलता है, मोनोकोट में चलता है। किसमें चलता है, मोनोकोट। और मोनोकोट के जो सबसे विकसित फैमिली है ग्रेमिनी में सहकारक साइकिल के रूप में क्या चलता है, C4 साइकिल चलता है। और साइप्रेसी में भी क्या चलता है, C4 साइकिल। फिर भी अपवाद स्वरूप बात करते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं अपवाद। तो यहाँ पे मैं ग्रेमिनी फैमिली का अपवाद बताऊंगा, गेहूं में ये साइकिल नहीं चलता है। गेहूं जो बोल सकते हैं आपके पास में, इसमें आपके पास में ये साइकिल नहीं चलता है। कौन सा, C4 साइकिल। ये चावल बोलो आप, इनमें C4 साइकिल नहीं चलता है। बाकी ग्रासेज में गन्ना है, मक्का है, इन सब में कौन सा चलेगा, ये C4 साइकिल चलता है। उसके बाद में C4 प्लांट में देखते हैं डाइकोट भी होते हैं। कुछ डाइकोट में क्या चल रहा है, C4 साइकिल चलता है। जैसे मैं कहूं चिनोपोडियम, क्या है, चिनोपोडियम। तो चिनोपोडियम में भी कौन सा साइकिल चला, C4 साइकिल। इसका मतलब ये भी क्या है, कैम प्लांट अमेरेंथस है, अमेरेंथस। उसके बाद में आपके पास है बोहराई गया। इन सब प्लांट में आपके पास में C4 साइकिल चलता है। तो आपसे पूछा जाए कि मोनोकोट के अलावा किसमें C4 साइकिल पाया जाता है, तो चिनोपोडियम बोलो, अमेरेंथस बोलो, ये बोल सकते हैं आपके पास। तो ये आपके पास में जिनमें C4 साइकिल चलता है उन पौधों को आप सबको क्या कह सकते हैं, C4 प्लांट। तो यहाँ से बेसिक इंट्रोडक्शन यार मैं सरकारी साइकिल टोडचेव ने इसके बारे में बताया शॉर्ट में। उसके बाद में हेस्सेलेट ने पूरा वर्णन किया, गन्ना में हेस्सेलेट ने क्या बताया कि C4 साइकिल किस प्रकार कंप्लीट होता है। और मैंने जिन पौधों में C4 साइकिल संपन्न होता है उनको आप क्या कहते हैं, C4 प्लांट। और C4 प्लांट में मुख्य रूप से किसको रखा गया है, मोनोकोट को। और मोनोकोट में कौन सी फैमिली, ग्रेमिनी और साइप्रेसी फैमिली को रखा गया है। अब बात करते हैं साइकिल कैसे संपन्न होता है। तो उससे पहले देखते हैं कि C4 पादपों की बात करता हूं मैं हल्के से, और भी इसको मिटा देते हैं एक बार। देखो अब यहाँ पे C4 की बात की जाती है, तो यहाँ मैं इसको ऑब्लिक लिख देता हूं, DCA साइकिल भी यही कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ C4 प्लांट की बात करते हैं। तो C4 प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण आता है वह आता है क्रेन्स एनाटोमी। क्या पाया जाता है, क्रेन्स एनाटोमी पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, क्रेन्स एनाटोमी पाई जाती है। तो ये क्रेन्स एनाटोमी किसमें पाई जाती है, C4 पादपों में पाई जाती है। अब क्रेन्स एनाटोमी की बात की जाती है तो होता क्या है, तो शाब्दिक अर्थ देखें, जर्मन भाषा से दिया गया है। और इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो फूलों की माला होता है। क्या होता है, फूलों की माला होता है। तो यहाँ पे फूलों की माला या आप क्या कह सकते हैं, हार कह सकते हैं। तो क्रेन्स एनाटोमी का मतलब क्या है, फूलों की माला या हार आपके पास में इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यहाँ पर जो क्रेन्स एनाटोमी वर्ड आया है ये कहते हैं कि यहाँ वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इनके लीफ में, क्योंकि कैम प्लांट के लीफ के जो सवन फूल है उनके जाइलम, सवन फूल का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, जाइलम व फ्लोएम। तो ये जाइलम जो फ्लोएम है इनके चारों ओर बंडल सित पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बंडल सित पाया जाता है। तो यहाँ पे पाया जाएगा बंडल सित या फूल अच्छत। किसके चारों ओर पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर। तो ये वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, मृदुति की कोशिकाओं का आवरण है, जिसे आप क्या कहते हैं, बंडल सित। इस बंडल सित में भी आपके पास में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट आप कहेंगे पूरी लीफ में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो यहाँ क्रेन्स एनाटोमी का मतलब ही यही है। परिभाषित इसको कैसे करेंगे, टू टाइप के क्लोरोप्लास्ट। क्या पाए जा रहे हैं, टू टाइप के क्लोरोप्लास्ट।
क्रेंज एनाटोमी वाले प्लांट में क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। पहले तो कहाँ पाए जाएंगे? मेसोफिल में। कहाँ पाए जाएंगे? मेसोफिल में। अगर मेसोफिल की बात की जाती है तो मेसोफिल में जो आपके पास में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे। कैसे होंगे? छोटे व ग्रेना युक्त होंगे। देखो ध्यान रखना, मेसोफिल कोशिकाओं के आपके पास में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो छोटे होते हैं और ग्रेना युक्त होते हैं। जबकि यहाँ पे किसकी बात करते हैं? बंडल सित की। तो यहाँ पे कुलाच्छद या बंडल सित की बात करते हैं, कुलाच्छद। तो ये कुलाच्छद के जो आपके पास में क्लोरोप्लास्ट होंगे वो बड़े रहेंगे। क्या रहेंगे? बड़े। और वह ग्रेना विहीन होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रेना विहीन। तो ये क्रेंज एनाटोमी का पूछा जाए, क्रेंज एनाटोमी क्या होती है? तो क्रेंज एनाटोमी का मतलब ये सी प्लांट में 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। मेसोफिल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास में? छोटे और ग्रेना युक्त होते हैं। जबकि बंडल सित वाले क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपके पास में कहेंगे बड़े होंगे और साथ में ग्रेना विहीन होंगे। इसमें स्टार्च कणे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टार्च कणे पाए जाते हैं। तो ये क्रेंज एनाटोमी में डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो कोई भी लीफ होती है, ये अपर एपिडर्मिस है इसकी, ये इस प्रकार अपर एपिडर्मिस बना सकते हैं। और उसके बाद में पूरा का पूरा क्या चलता है? मेसोफिल चलता है। यहाँ पे पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है क्योंकि मोनोकोट में ये विभेदन नहीं होता है। डायरेक्ट पूरा का पूरा क्या होगा? मेसोफिल होगा। अब मैं कहूंगा कि ये बाय द वे यहाँ पे इसके जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम, और मैंने कहा इनके चारों ओर बड़ी कोशिकाओं का आवरण पाया जा रहा है जिसे आप क्या कहेंगे? बंडल सित कहेंगे। क्या कहेंगे? बंडल सित। तो बंडल सित में भी क्या पाए जा रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट हैं जो मोतियों की माला के समान दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं। किसमें? मेसोफिल में। तो ध्यान रखना कि मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट छोटे हैं, साथ में ग्रेना युक्त है, जबकि बंडल सित के जो क्लोरोप्लास्ट है वो बड़े हैं और ग्रेना विहीन है। 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना C4 प्लांट का महत्वपूर्ण लक्षण है, या क्रेंज एनाटोमी का पाया जाना C4 प्लांट का महत्वपूर्ण लक्षण है। अब देखते हैं साइकिल कैसे संपन्न होता है। तो देखो साइकिल बना लेते हैं। अगर साइकिल की बात की जाती है तो साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास में 2 पार्ट में डिवाइड करना है। साइकिल को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में साइकिल को डिवाइड करूंगा मैं। एक तो मेसोफिल लिखूंगा, एक तो साइकिल कहां संपन्न होगा? मेसोफिल सेल्स में। तो यहाँ पे मेसोफिल या पर्णमध्य कोशिकाओं में साइकिल चलेगा, और एक साइकिल चलेगा आपके पास में, एक साइकिल का भाग बंडल सित में। तो ये बंडल सित में ये साइकिल चलता है। तो मेसोफिल कोशिकाओं में भी चलेगा और बंडल सित कोशिकाओं में चलेगा। पर्णमध्य कोशिकाएं, बंडल सित कोशिकाएं, दोनों में C4 साइकिल कंप्लीट होता है। अब जो स्टार्टिंग करनी है वो मेसोफिल सेल्स हैं, क्योंकि मेसोफिल सेल किसके पास होती है? स्टोमेटा के। और स्टोमेटा के पास होती है तो सबसे पहले CO2 आके कहां पर आएगी? मेसोफिल सेल को मिलेगी। तो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि मेसोफिल सेल के में क्या होता है? पहले से ही क्लोरोप्लास्ट में फोस्फोइनोल पाइरुवेट उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है? फास्फोइनोल पाइरुवेट में पहले तो यहां लिख देता हूं PEP। PEP का मतलब है फास्फो इनोल पाइरुवेट। तो यहाँ पे फास्फोइनोल पाइरुवेट भाग लेगा। अब फास्फोइनोल पाइरुवेट की बात करते हैं तो ये फास्फोइनोल पाइरुवेट प्रथम CO2 ग्राही होता है। क्या होता है? CO2 ग्राही। फास्फोइनोल पाइरुवेट क्या करेगा? CO2 ग्रहण करेगा। तो मैंने कहा ये CO2 को अपटेक करेगा, तो ये CO2 को ग्रहण किया किसने? फास्फोइनोल पाइरुवेट ने। मैंने कहा कोई भी प्रोसेस एंजाइम के बिना नहीं होती है, तो एंजाइम जो भाग लेगा उसको बोलेंगे पेप्को। एंजाइम कौन सा भाग लेगा यहाँ पे? पेप्को। फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेता है।
महत्वपूर्ण एंजाइम है पेप्को, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में फोस्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है, CO2 को ग्रहण करता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोक्सिलीकरण हुआ है। क्या हुआ है, कार्बोक्सिलीकरण यहाँ पर हुआ है। जैसे ही मैंने कहा कि ये 3 कार्बन का है फोस्फोइनोल पायरुवेट, 3 कार्बन का फोस्फोइनोल पायरुवेट CO2 ग्रहण करता है, 4 कार्बन में बदलेगा और 4 कार्बन का बनेगा यहाँ पे प्रथम स्थायी पदार्थ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का प्रथम स्थायी पदार्थ क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कहां बना, मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में अब जाके क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अपचयन के द्वारा मेलिक एसिड में। किसमें, मेलिक एसिड में। तो ये मेलिक एसिड अम्ल, तो ये मेलिक अम्ल लिख दूंगा मैं यहाँ। ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, परंतु अपचयन हुआ है और अपचयनकारी शक्ति कौन सी है, NADPH2। ये NADPH2 से हाइड्रोजन लेकर ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, NADP में। किसमें कन्वर्ट होगी, NADP में। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का था वहां पर NADPH2 का यूज होता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेलिक एसिड में। ये प्रोसेस कहां चल रहा है, बंडल सेल कोशिकाओं, सॉरी मीजोफिल सेल में। अब मीजोफिल सेल में ये प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद में देखो अब बात करते हैं बंडल सेल में। कहां जाएंगे, बंडल सेल में। ठीक, तो देखो मेलिक एसिड अब इंटरफेयर करेगा इसमें बंडल सेल में। तो मैं मेलिक एसिड को यहां लिख दूं, तो ये मेलिक अम्ल कहां आया है, बंडल सेल में आ गया। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। अब ये वापस यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी और B कार्बोक्सिलीकरण भी साथ में होता है। क्या होता है, B कार्बोक्सिलीकरण होगा। तो यहाँ बात करेंगे कि इससे एक तो CO2 आउट होती है, क्या आउट होगी, CO2 गैस, साथ में NADP जो था वापिस कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, NADPH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो NADP था आपके पास में वापिस किसमें कन्वर्ट हो गया, NADPH2 में। और साथ में कहेंगे ये CO2 गैस है जो क्या हो गई है, आउट हो गई है। और आउट होते ही मेलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है भाई। अब जो CO2 गैस आउट हुई है, ये CO2 गैस क्या हुई है, आउट। इसका मतलब B कार्बोक्सिलीकरण हुआ ना, बॉक्सीलीकरण यहाँ पे हुआ। अब B कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा बंडल सेल में CO2 को वापस मुक्त कर देते हैं। जैसे CO2 मुक्त होती है तो यहाँ पर C3 साइकिल का जो RUDP होता है, कौन, RUDP, ये इस CO2 को क्या करता है, अपटेक और बना लेता है PGA। PGA बनने के बाद में यहां से वापिस ये क्या बना लेता है, RUMP, और ये वापिस क्या बनाता है, RUDP। पूरा का पूरा ये कहें ग्लूकोज का निर्माण यहां पर होगा। ये साइकिल मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, C3 साइकिल है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि जो CO2 बाहर निकली किससे, मेलिक एसिड से। कहां निकली है, बंडल सेल से। B कार्बोक्सिलीकरण हुआ है और B कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा वापस CO2 को कौन ग्रहण कर लेता है, RUDP। और RUDP ग्रहण करके वापस क्या चलता है, बंडल सेल में C3 साइकिल चलता है। तो C3 साइकिल यहाँ पे चलेगा और ग्लूकोज का निर्माण करेगा। इस कारण ये क्या है, सेल कारक है, पूरा खुद के ऊपर डिपेंड नहीं है। CO2 को वापस कौन ग्रहण करता है, RUDP। और C3 साइकिल एक एल्विन साइकिल चलता है जहां से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब बात आती है कि देखो ये B कार्बोक्सिलीकरण कहां हुआ, मेलिक एसिड, और यहां से बना पायरुवेट। ठीक, अब यहाँ पे इसका तो कार्बोक्सिलीकरण हुआ ना, किसका, RUDP का। तो ये कार्बोक्सिलीकरण होगा किसका, RUDP का। RUDP का कार्बोक्सिलीकरण हुआ क्योंकि CO2 ने ग्रहण किया है इसको। देखो ध्यान रखना, RUDP का
कार्बोक्सिलीकरण किया, CO2 ने ग्रहण किया और यहाँ पे जो एंजाइम भाग लेगा वह है रूबिस्को। कौन भाग लेगा? रूबिस्को एंजाइम भाग लेता है। अब बन जाता है 3 कार्बन का प्रथम स्थायी पदार्थ यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, किसमें? C3 साइकिल में। अगर C4 का पूछा जाए तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है। अब देखो पायरुवेट जो बन गया है, ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड किसमें आता है? वापस किसमें आएगा? मेसोफिल सेल में आएगा। तो पायरुवेट यहाँ आ जाता है। ये पायरुवेट कहाँ गया? मेसोफिल सेल में आ गया। अब मेसोफिल सेल में आने के बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ इंपॉर्टेंट एंजाइम भाग लेता है, उसका नाम है PPDK। एंजाइम का नाम ध्यान रखना, PPDK। ये एंजाइम क्या करता है कि ATP को डायरेक्ट ADP में नहीं बदलकर किसमें बदलता है? AMP में। ये ATP को कन्वर्ट किसमें करेगा? AMP में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, ये ATP को कन्वर्ट करेगा किसमें? AMP में। कुछ इस एंजाइम में जनरली देखा होगा आपने कि ATP हमेशा किसमें कन्वर्ट करता है? ADP में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट किसमें आया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। जबकि यहाँ पे क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। कौन? ये ATP। और किसके उपस्थिति में? PPDK एंजाइम। अब ये PPDK एंजाइम क्या होता है? देखो फुल फॉर्म पूछी जाती है, पायरुवेट फास्फेट डाइकाइनेज। क्या है? डाइकाइनेज। तो ये पायरुवेट फास्फेट डाइकाइनेज एंजाइम है आपके पास में, जो कहलाएगा PP। ये इस जो एंजाइम है ये C4 प्लांट को उच्च ताप के प्रति सहिष्णु बनाता है। कौन? PPDK एंजाइम। तो PPDK एंजाइम इनको क्या करेगा? उच्च ताप के प्रति सहिष्णु बनाएगा। किनको? C4 प्लांट को आपके पास में। तो इस प्रकार ये C4 साइकिल संपन्न होता है। सिंपल सा साइकिल के ध्यान रखना। देखो फ्लो में सबसे पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो 3 कार्बन का है वो वेट करता है किसका? यहाँ पे मेसोफिल सेल में CO2 का। जैसे CO2 आती है पेप्को एंजाइम के द्वारा ये कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन के प्रथम स्थायी पदार्थ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का अपचयन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड इंटर्न किस में होता है? जो बंडल सेल है उनमें इंटर्न हो जाता है। इंटर्न होने के बाद में यहाँ से बाहर देगा ये वापस CO2 को। उस CO2 को ग्रहण करने वाला कौन है? यहाँ पे बंडल सिद्ध में RUDP। और वो केल्विन साइकिल के द्वारा क्या बनाएगा? ग्लूकोज का निर्माण। तो ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? इसमें बंडल सिद्ध में होता है। सेकेंड बार कार्बोक्सिलीकरण कहाँ होता है? बंडल सिद्ध में होता है। फर्स्ट बार कार्बोक्सिलीकरण कहाँ हुआ है? देखो यहाँ पे ये मेसोफिल सेल में होती है। ये फर्स्ट कार्बोक्सिलीकरण था और ये सेकेंड कार्बोक्सिलीकरण है। ठीक, तो ये इस प्रकार आपके पास में बंडल सिद्ध में कंप्लीट होता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे पेप्को एंजाइम भाग ले रहा है। और ये कौन सा एंजाइम है? PPDK। PPDK एंजाइम डायरेक्ट ATP को AMP में तोड़ता है, 2 पायरोफॉस्फेट मुक्त करता है। और साथ में कहेंगे कि यहाँ से ये उच्च ताप के प्रति क्या बन गए? सहिष्णु। कौन? आपके पास में C4 प्लांट। ये C4 साइकिल है। अब C4 साइकिल से जुड़ी हुई कुछ इंपोर्टेंट बातें देखते हैं। देखो महत्वपूर्ण बिंदु देखना। सबसे पहले बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में C4 साइकिल में फर्स्ट स्थायी पदार्थ तो कौन सा आएगा? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो फर्स्ट स्थायी पदार्थ कौन सा है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन। इस कारण C4 प्लांट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि यहाँ पे कार्बोक्सिलीकरण कितनी बार होता है? कार्बोक्सिलीकरण कितने बार होगा? तो ये आप कहेंगे 2 बार। कितनी बार हुआ है? 2 बार। फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट कहाँ हुआ है? मेसोफिल सेल में हुआ है। किसमें हुआ है? मेसोफिल सेल में। ग्राइड कौन था यहाँ पे? CO2 ग्राइड कौन था? तो आप कहेंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एंजाइम कौन सा भाग ले रहा था? पेप्को। कौन सा भाग लेता? पेप्को।
क्या पदार्थ बना है, इस तरह पदार्थ क्या बनाता है, क्या बनता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ठीक, मैंने कहा सेकेंड जो आपके पास में कार्बोक्सिलीकरण हुआ है, सेकेंड कार्बोक्सिलीकरण कहां हुआ है, बंडल शिप में। कहां हुआ है, बंडल शिप में। यहां पे CO2 ग्राही कौन है, CO2 ग्राही कौन है, यहाँ पे RUDP है ना, ये RUDP। एंजाइम कौन सा भाग ले रहा है, तो एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को। कौन सा है, रूबिस्को। रूबिस्को पृथ्वी में प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अधिक प्रोटीन है ये एंजाइम आपके पास में, जो C3 साइकिल का मेन एंजाइम है। यहाँ पदार्थ क्या बनता है, इस टाइप पदार्थ क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो 2 बार कार्बोक्सिलीकरण होता है यहाँ पे, ध्यान रह जाएगा ना। अब आपसे पूछा है ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है, ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, बंडल शिप में। इसमें होता है बंडल शिप में। अब एक इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है आपके एग्जाम के थ्रू, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि C3 प्लांट से ज्यादा सहिष्णु कौन है, C4 प्लांट। या आपसे पूछा जाए C4 प्लांट C3 प्लांट से ज्यादा बेटर है या अच्छे है, इसका कारण बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान से रखो इसको। C4 प्लांट बेस्ट है, सहिष्णु है, वर्ड क्या है, सहिष्णु। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे C4 प्लांट बेस्ट क्यों है। पहला, ये जो पेप्को एंजाइम होता है ये निम्न CO2 पर भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है या CO2 का स्थिरीकरण कर सकता है। तो यहाँ पर पेप्को एंजाइम के द्वारा निम्न CO2 पर भी फोटोसिंथेसिस क्रिया हो सकती है, पहला कारण। दूसरा, उच्च ताप के प्रति सहिष्णु होते हैं, उच्च ताप पर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इस पर उच्च ताप पर। कारण क्या है, क्योंकि इसमें पाया जाता है PPDK एंजाइम जो इनको बेटर बनाता है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन। और यहाँ पे प्रकाशीय शोषण नहीं पाया जाता है C4 प्लांट में, जबकि C3 प्लांट का सबसे वीक पॉइंट जो है फोटो रेस्पिरेशन का पाया जाना, तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। 3 बिंदु याद रखना। पेप्को के कारण CO2 की कम सांद्रता या CO2 संतुलनकारी बिंदु क्या होता है, इनका निम्न होता है पेप्को एंजाइम के कारण। और यहाँ पे उच्च तापमान पर फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि PPDK एंजाइम पाया जाता है। और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपके पास में C4 प्लांट का पूरा वीडियो या C4 साइकिल का पूरा वीडियो है, तो आप पूरा देखना, इसको पूरा देखकर उसके बाद में कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।